Hi everyone, welcome to Precise Academy. So in this video, we are going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of March 26, 2021. And this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Precise Academy to make your preparation for UPSC and state PCS examination. Because in all government competitive examination, there is a huge weightage of current affairs. So you can subscribe our channel. And we have also launched a initiative called Explain. So in this initiative of Explain, we are going to discuss the hot topics. जैसे गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली एनसीटी एक्ट बनाई है, फिर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में गवर्नमेंट ने एफडीआई को इंक्रीज कर दिया. सो और भी जो भी हॉट टॉपिक्स हैं, जो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे. सो इट विल मेक यू मास्टर इन वन टॉपिक्स. ठीक है. So you can check this our initiative explained. So first article is related to highest single day spike since October 23rd registered. So as you know that the many number of states, like 6 states, there is huge surge in the number of cases of COVID-19 like Maharashtra, Punjab, Kerala, Karnataka, Chhattisgarh and Gujarat. So बहुत सारे states जैसे 6 states में नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस वो रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. सो इस केसेस में बताया गया कि अर्ली देर वाज अ yesterday there was a न्यूज कि डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट. ठीक है. सो डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट हैज बीन फाउंड इंडिया, जो कि नोवर फाउंड इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. सो जो भी डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट जो भी इंडिया में फाउंड हुए हैं, वो वर्ल्ड के कहीं भी अलग एरिया में नहीं मिले हैं. सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन. सो म्यूटेशन अगर आप देखोगे वायरस में, तो म्यूटेशन एक बेसिकली एक वेरी नेचुरल प्रोसेस होता है. म्यूटेशन बेसिकली एक होता है कि मान लो ये वायरस है, ये ट्राई टू कन्वर्ट इनटू वन टू अनदर. से ये वन है, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इट बेसिकली ट्राई टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू डील विद द वैक्सीन. सो हम मान लो जब ये वायरस है, अगर इस पर्सन को इम्पैक्ट करता है, तो ये जब हम लोग इसको वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो ये जो वायरस है, ये ट्राई टू डेवलप अ मैकेनिज्म कि ये इस वैक्सीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर सके. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ठीक है, एएमआर. सो ये ट्राई टू डेवलप बेसिकली रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन. ठीक है. और इसको म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है. सो एज इस आर्टिकल में यही बोला गया कि नंबर ऑफ केसेस जो कि बहुत सारे स्टेट्स में इंक्रीज हो रहे हैं इन अ प्रेजेंट डे में. ठीक है. लगभग 80% ऑफ जो न्यू केसेस है वो तुम्हारे 6 स्टेट में पाए जा रहे हैं, जिससे ये महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और गुजरात. ठीक है. सो बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर रहे हैं. सो वी हैव टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव टू फॉलो दी नॉर्म्स विच इज गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो भी गाइडलाइंस इशू किए हैं, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है. ठीक है. मास्क को रेगुलरली पहनना है. ठीक है. तो इस सभी हम लोग को जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करने की जरूरत है. नेक्स्ट आर्टिकल है तुम्हारा वैक्सीन एक्सपोर्ट में भी कर्व. सो जैसे मैंने पहले आर्टिकल में बताया कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो इंडिया में बहुत इंक्रीज कर रहे हैं. लगभग सिक्स स्टेट में लगभग 80% जो केसेस वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं. तो उसके क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो केसेस है वो इंक्रीज में बहुत इंडिया में बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. और जो म्यूटेशन है वो भी बहुत इंक्रीज हो रहा है. तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोग को ह्यूज नंबर ऑफ जो कोविड-19 वैक्सीन के जो डोजेस हैं उसको हम लोग को रखना होगा अपने जो इंडियंस पीपल है. जैसे अगर तुम देखोगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ह्यूज है, 1.3 बिलियन पीपल है. ठीक है. और हम लोग ने लगभग अभी 1% से कम लोगों को अपना जो हम लोग का जो पॉपुलेशन है उसमें 1% से कम लोगों को हम लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट करा है. लगभग 3 पीपल अमंग दी 100 पीपल. सो 100% में हम लोग लगभग ने 3% को वैक्सीनेट करा है. और इंडिया का अगर रैंकिंग देखो अगर वैक्सीनेशन में, तो वो थर्ड है. फिर भी लेकिन जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बहुत ह्यूज है, 1.3 बिलियन. सो इतनी ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग को अगर वैक्सीनेट करना है, और जैसे नंबर ऑफ केसेस जैसे दिन ब दिन इंक्रीज कर रहे हैं जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र में और पंजाब में और बहुत से अदर स्टेट्स में. ठीक है. तो इसके कारण हम लोग को बहुत सारे डोजेस को अपने इंडियंस पीपल के लिए रखने की ज़रूरत है. ठीक है. और हमारा जो एज ग्रुप्स जैसे 45 ईयर्स है और तुम्हारा फिर 60 ईयर प्लस है. सो ये जो एज ग्रुप है उनको भी हम लोगों ने कवर अभी तक नहीं करा है. सो जो कोविड-19 जो पैंडेमिक है वो इस एज ग्रुप के पीपल्स को बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू कीप लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन.
सो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ठीक है, जो कि एक कोवैक्स प्रोग्राम चलाती है, इट बेसिकली सेज दैट द इंडियन वैक्सीन सप्लाई टू लोअर इनकम कंट्रीज आर बीइंग डिलेड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैटल न्यू वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। सो इंडिया में जैसे जो कोविड-19 केसेस की जो इन्फेक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज कर रहे हैं, इसके कारण जो भी वैक्सीन जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही थी अदर कंट्रीज को, उसमें डिले हो सकती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैक्सीन है इंडिया को, दे हैव वी हैव टू कीप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। सो लगभग इसमें ये आर्टिकल समझ, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम लोग लगभग 60 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 हम लोगों ने ग्रांट के रूप में दिया है, ठीक है। अभी तक नहीं, हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा है 60 मिलियन डोजेस, ठीक है। और 8 मिलियन डोजेस को हम लोगों ने बहुत ही ग्रांट के रूप में बहुत सारे जो लोअर इनकम कंट्रीज है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, उन्होंने उनको हम लोग ने एज अ ग्रांट दिया, ठीक है। और जो हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डोजेज जो बहुत सारे कंट्रीज को चाहते हैं, जैसे उसमें है तुम्हारा यूके, ब्राज़ील, मोरक्को, सऊदी अरबिया, नेपाल से और भी बहुत सारे कंट्रीज में हमारे जो वैक्सीनेशन उसको एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो देयर इज अ नीड फॉर कैलिब्रेट एंड सप्लाई शेड्यूल। सो इंडिया में हम लोग को जो वैक्सीनेशन है उसका जो सप्लाई है उसको शेड्यूल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदर कंट्री को भी इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग को बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन दी जो हम लोग को जो डोमेस्टिक में यूज़ है और जो तुम्हारा इंटरनेशनल जो डिमांड है, ठीक है। और हम लोग को जो वैक्सीनेशन का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्पीड करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर तुम्हारा वाई नो डिसीजन ऑन द लिस्ट सेंट बाय द कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। सो इन दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आस्क द गवर्नमेंट दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम to the government for the appointment of judges in the high courts, why the government not taking actions, and action is recommendation which is pending for 6 to 18 months. So collegium system basically एक system होती है under this judiciary. It basically act as a for the appointment of judges of Supreme Court and High Court. So the government also established a commission called National Judicial Appointment Commission. So it basically tried to replace this collegium system. लेकिन थर्ड जजेस केसेस में ये जुडिशरी ने इसको ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। सो कॉलेज सिस्टम बेसिकली ट्राई ये जो जजेस के अपॉइंटमेंट का काम को देखती है, ठीक है। और इस आर्टिकल तुम नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड कर सकते हो कि देयर इज ह्यूज वैकेंसी इन द जुडिशरी। आप देखोगे तो हाई कोर्ट में दी परसेंट ऑफ वैकेंसी अगर आप देखोगे तो पटना में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जैसे 60.4% है, फिर कलकत्ता में 55.6%, फिर राजस्थान में 54%, मध्य प्रदेश में 49% एंड आंध्र प्रदेश में 48%। सो इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज इन जो हाई पॉपुलस जो स्टेट्स है उसमें है। फिर अगर नंबर ऑफ लो वैकेंसीज अगर तुम देखोगे तो मणिपुर में 0% है, फिर मेघालय में भी 0% है, सिक्किम में 0%, केरला में ओनली 14% थी, फिर गुवाहाटी में 16%। So this article is basically talks about the number of vacancy in Supreme Court and other High Court is very huge. So we have to increase the number of judges in the judiciary, ठीक है। So अगर earlier we have seen the vacancy in the High Court, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो परसेंटेज ऑफ वैकेंसी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि हाई कोर्ट के अंडर स्टेट के अंडर आती है, उसमें अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखोगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा जैसे 45% है, फिर यूपी में 42%, दिल्ली 40%, एमपी 37%। तो ये जो यूपी है, दिल्ली है, बिहार, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें 45% है, 42% है, 40% है। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज होने से क्या हो जाता है कि जो जजेस है उनको बहुत सारे केसेस इंडिविजुअली देखने पड़ जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट में देखो जैसे मेघालय में 60%, बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज तुम्हारी खाली है, ठीक है। सो अगर एक रिपोर्ट देखोगे, ठीक है, एक डाटा देखोगे जो भी रिलीज किया था तुम्हारा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, इन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस किया था, एक रिपोर्ट जारी किया था, उसमें बताया गया था कि 3 करोड़ केसेस वर पेंडिंग इन द कोर्ट। सो 3 करोड़ केसेस वर पेंडिंग इन द कोर्ट जुडिशरी, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट सबसे ज़्यादा केसेस रखती हैं, फिर हाई कोर्ट रखती हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं वही केवल सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं,
बाकी ये जो नंबर ऑफ हाई केसेस वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में बहुत मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ जजेस, एक जज कितने अगर इसको डील कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस को, सो 16 जजेस टू एड्रेस द नीड फॉर एवरी मिलियन पीपल। सो 1 मिलियन पीपल जो इंडियंस हैं उसको डील, उनके जो भी केसेस है उनको डील करने के लिए केवल हम लोग के पास 16 जजेस हैं। और अगर लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन देखोगे जो उन्होंने 1987 में दिया था, on the basis of that recommendation, India should raise the number of judges for the 50. So जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन के अनुसार 50 जजेस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंटली 16 जजेस है, ठीक है। फिर अगर तुम देखोगे तो इट इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट said that under Article 21, so it is the right of prisoner to get fair and speedy trial under the fundamental right of life and liberty, ठीक है। सो हर प्रिजनर का ये राइट होता है कि उसको फेयर एंड स्पीडी ट्रायल्स मिले, ठीक है। और रिसेंटली एक पर्सन 20 ईयर्स आफ्टर उसका पता चला कि वो कन्विक्ट नहीं था, वो उसमें उसका जो इम्प्रिजनमेंट हुआ था वो गलत हुआ था अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट केस, ठीक है। उसके 20 ईयर्स जो है वो लाइफ के वो बर्बाद हो गया। तो इट इज सेज दैट द डिलेड जस्टिस इज बेसिकली डिनाइड जस्टिस, ठीक है। सो जो भी जस्टिस हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग को फेयर होना चाहिए और स्पीडी होना चाहिए। अगर 20 साल बाद जस्टिस मिल रहा है कि आप इसमें कन्विक्टेड नहीं थे, तो उसके पर्सन का जो 20 साल जो लाइफ का था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। तो इट इज बेसिकली सेड कि हम लोग को डिलेड जस्टिस होना नहीं चाहिए। फिर सम ऑफ द इनिशिएटिव अगर तुम देखोगे तो जैसे ग्राम न्यायालय होते हैं, उसमें ग्राम न्यायालय बेसिकली एक मोबाइल विलेज होते हैं अंडर दी रूरल एरियाज में, जो घूम घूम के केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर इंडियन जुडिशियल सिस्टम, सो जैसे इंडियन सिविल सर्विस सिस्टम होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है, वैसे ही गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इसमें जो एग्जाम हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे, और उसके बेसिस पे जो सिलेक्शन वो इंडिया जुडिशियल सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है तुम्हारा पार्लियामेंट एडजर्न अहेड ऑफ शेड्यूल, ठीक है। सो इसमें इस आर्टिकल में बोला गया है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी एंड केरला, सो इन सभी में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने हैं। सो बहुत सारे एमपी जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, दे डिमांडेड कि देयर शुड बी अ curtailment ऑफ द बजट सेशन और सेकेंड सेशन ऑफ बजट बिकॉज वी हैव टू गो फॉर आवर इलेक्शन campaigns। सो ये जो इलेक्शन कंपेन्स होते हैं, इट बेसिकली एक्ट एज अ हार्डल फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, गवर्नेंस एक्टिविटीज, ठीक है। और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी जी हैं, he says that the curtailment ahead of the schedule due to the demand made by the various political parties like an assembly elections in the fourth state and UT। So हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी सर हैं, उन्होंने बोला है क्या कि जो स्टेट इलेक्शंस होने हैं उसके लिए बहुत सारे एमपीस ने ये डिमांड रखा था, दैट इज वाई वी हैव कर्टेल्ड दी बजट सेशन। तो अगर अगर तुम लेजिस्लेचर देखोगे तो लेजिस्लेचर का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है डिबेट एंड डेलिब्रेट। सो डिबेट एंड डेलिब्रेशन के थ्रू जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस है, जो भी पॉलिसीज उस पर स्क्रूटिनाइज करती है। बहुत सारी पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटीज होती है, वो गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज है, जो भी गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है उसको स्क्रूटिनाइज करती है, ठीक है, और चेक एंड बैलेंस स्टैब्लिश करती है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर में अगर डिबेट ही नहीं होगा, अगर वहाँ डिस्कशन ही नहीं होगा, एक हेल्थी डिस्कशन नहीं होगा, तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है जो लेजिस्लेचर है उसका इंपॉर्टेंस इन द आवर डेमोक्रेसी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई वी नीड अ हेल्थी डिस्कशन इन आवर लेजिस्लेचर फॉर टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। सो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक कंसेप्ट था वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव गिवन अ कंसेप्ट कॉल्ड वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें बेसिकली जो कि 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस ये जब हुई थी, इसमें पीएम ने ये एडवाइस दिया था। इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जो इलेक्शंस होने चाहिए, जो कि लोकसभा इलेक्शंस होने चाहिए और स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए, वो हम लोग को एक बार में कंडक्ट कराना चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्शंस होती हैं वो एक बार में हो जाती हैं, और जो पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपना फोकस करती हैं गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट में, ना कि वो जो भी स्टेट इलेक्शन हमेशा 2 से 4 महीना में हमेशा किसी न किसी स्टेट में होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो उनका फोकस होता है वो
गवर्नेंस हो गया, डेवलपमेंट से हट के केवल इलेक्शन कैंपेन्स में होती है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल में कैंपेन चल रही है ड्यूरिंग द कोविड-19। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। मान लो जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी दे आर बिजी इन द इलेक्शन कैंपेन्स, सो दैट इज वाई द नंबर ऑफ केसेस जो है तो बहुत इंक्रीज करें, क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं उसमें कोई भी जो भी कोविड-19 और कोई भी जो भी गाइडलाइंस हैं जो डब्ल्यू ने दिया या यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया, उसका फॉलोअप नहीं होता। तो इसके कारण होता है कि नंबर ऑफ केसेस जो कोविड है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हम देखें वन नेशन वन इलेक्शन जो कंसेप्ट, सो इट इज बेसिकली advocated one nation one election system and single voter list, and because many state election in a repeated way basically hinder the development, ठीक है। और अगर इसके अगर बेनिफिट देखोगे फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन, सो फर्स्ट इज मनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं क्या कि दे स्पेंड ह्यूज मनी इन द देयर पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन्स, ठीक है। और दे बेसिकली गेट ब्लैक मनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स उनको ब्लैक मनी जो भी अपने स्टोर करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं अपने कैंपेन्स के लिए। और जब वो पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वो रिफॉर्म्स लेती है इन द फेवर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। लेकिन अगर जो इलेक्शंस वो रिपीटेडली नहीं होंगे, एक बार इलेक्शंस होंगे, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको जो मनी की जो नीड होगी वो कम होगी। तो उनसे क्या होगा कि दे डजंट नीड ब्लैक मनी, सो उनका मनी एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, ठीक है। और वो जो गवर्नेंस है जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज उसमें फोकस करेंगी। फिर पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड हैम्परिंग द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। सो जब भी इलेक्शंस होते हैं जो कि लोकसभा हो या स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, तो इलेक्शंस कमीशन एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एक गाइडलाइंस होता है फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिविजुअल कैंडिडेट। सो दे हैव टू फॉलो दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं, वो बहुत सारे एक्शंस नहीं ले सकते हैं, जिससे जिससे जो भी इलेक्टोरल्स है, जो भी पीपल्स है, उनका जो वोटिंग बिहेवियर वो इन्फ्लुएंस हो। सो इन पीरियड में वो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, वो हिंडर होती हैं, ठीक है। अगर तुम देखोगे रूलिंग पार्टीज है जो है वो बेसिकली फोकस करती हैं कैंपेन पे, ना कि लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस पे। अभी जैसे बीजेपी है, सो बीजेपी जो आप अगर हमारे जो पीएम को देखोगे, तो पीएम आवर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे बेसिकली इन्वॉल्व इन द कैंपेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो उन्होंने फोकस वेस्ट बंगाल को दे दिया है, ये डजंट फोकस ऑन द लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस। अभी जो भी सेशंस हो रहे हैं, जो बजट सेशन, they doesn't focus on the our budget session, but they mostly focus on the our campaigns in West Bengal, और भी जो भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने हैं, ठीक है। फिर अगर तुम देखोगे इंटायर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एडमिनिस्ट्रेशन, दे बेसिकली इन्वॉल्व फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्शंस। सो जो भी स्टेट लेवल ऑफिशियल्स होते हैं जैसे एसपीज होते हैं और भी डीएम होते हैं, तो दे बेसिकली रेगुलरली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, क्योंकि दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, टू मेंटेन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो उसके लिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, और दे रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि इलेक्शन जब भी होते हैं तो बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके सिक्योरिटी कॉन्सर्न को देखना उनका काम होता है, ठीक है। तो इन सभी के कारण वो जो लॉ एंड ऑर्डर अदर एक्टिविटीज़ है वो अंडर होता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको इलेक्टोरल रोल्स है, जो भी नया नया जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, जो भी वोटिंग कार्ड्स होते हैं, उनको बांटने का काम दिया जाता है, ठीक है, बूथिंग का काम दिया जाता है। तो इसके क्या होता है, जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसको भी लॉस होता है, हमारा जो एजुकेशन का स्टेटस है वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। फिर अगर तुम देखोगे इसमें कौन क्या क्या प्रॉब्लम्स है वन नेशन वन इलेक्शन में, सो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और चूंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन इज रिलेटेड टू फेडरल स्कीम, ठीक है, सो इसमें बहुत सारे स्टेट्स का भी रिकॉग्निशन चाहिए होगा, ठीक है। सो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे जीएसटी में भी बहुत सारे इश्यूज आए थे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, वैसे ही ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग को अमेंड करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, ठीक है। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल लेवल्स में हैं
दे डू नॉट सपोर्ट, बिकॉज अगर वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो जो भी नेशनल पार्टीज हैं जिनके पास बहुत सारे पैसा है, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स में वो फंक्शन कर रही है, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन में वो तो आसानी से वो डील कर लेंगे। लेकिन जो भी रीजनल पार्टीज है, जो लोकल पार्टीज है, दे डू नॉट एबल टू डील विद दिस लार्ज पार्टी और नेशनल पार्टीज, ठीक है। और बहुत समय क्या होता है कि अगर मान लो स्टेट्स है, उसमें अगर इमरजेंसी रूल लगानी, जैसे अगर गवर्नर बोलती है कि जो स्टेट इज नॉट रन एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, तो और बहुत समय क्या होता है कि जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। तो इन सभी समय में होता है क्या कि स्टेट गवर्नमेंट लॉस, स्टेट जो होती है वो स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो कोलैप्स कर जाती है, तो अब फिर हम लोग इसमें इलेक्शन कराना जरूरत हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस कॉन्स। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारे के अपोजिशन डिनाइड चांसेस फॉर डिस्कशन कांग्रेस। सो जैसे मैंने अर्लियर आर्टिकल में बताया कि जो बजट जो सेशन था, जो सेकेंड सेशन था, वो उसमें डिस्कशन नहीं हुआ, और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री थे उन्होंने बोला क्या कि बहुत सारे एमपीस ने डिमांड करा था कि दे हैव टू गो फॉर देयर असेंबली इलेक्शन फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। सो लेकिन बहुत सारे ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने कहा है कि this government is basically try to avoid this legislation or deliberate and discussion, ठीक है, and it do not give chance to opposition for the healthy discussion, ठीक है, इसमें ये बात बोला गया है। सो गवर्नमेंट opposition ने बोला कि गवर्नमेंट basically try to misuse the money bill and try to pass many other bill in the name of money bill. So under this article we have to deal कि money bill होता क्या है, ठीक है। सो आप अगर बिल देखोगे तो बिल बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। सो मनी बिल बेसिकली एक बिल होता है। सो अ बिल इज सेड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द और रिसिप्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ये सभी अगर टैक्सेशन, बोरोइंग फ्रॉम द मनी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये सभी अगर प्रोविजंस हो गया तो वो मनी बिल होता है, ठीक है। और इसको जो सर्टिफिकेशन काम होता है वो लोकसभा में जो स्पीकर था वो देखती है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल बिल होता है अ बिल दैट कंटेन्स सम ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड एडिशनली कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू अदर मैटर आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल बिल। सो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर भी होता है लेकिन अदर प्रोविजंस भी होते हैं, तो उसको फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। द बिल मेरली इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम बाय द गवर्नमेंट एंड एड्रेस द अदर इशू। सो ये फाइनेंशियल बिल होता है। फिर ऑर्डनरी बिल होता है कि ऑल अदर बिल्स आर कॉल्ड ऑर्डनरी बिल्स, ठीक है। सो मिसयूज ऑफ मनी बिल क्या होता है? सो गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारे जो एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो नए नए जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सोचती है कि इट माइट गेट डिफीटेड इन राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में तो मेजोरिटी होती है गवर्नमेंट की, सो दैट दे इंट्रोड्यूस द बिल। लेकिन राज्यसभा में बहुत बार क्या होता है कि लोकसभा से बिल पास होगी लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होती है। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इस बिल को अगर राज्यसभा में अगर नहीं रोका जाए, क्योंकि राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होता है कि वो मनी बिल को रोक दे, वो बेसिकली 14 डेज तक उसको रख सकती है, लेकिन उसको कुछ अमेंड नहीं कर सकती है, उसको कुछ एक्शन उसमें नहीं ले सकती है। तो इसलिए बहुत बार क्या करती है गवर्नमेंट, जो कि बहुत सारे जो बिल्स है जो उसको लगती है कि राज्यसभा में ये बिल रुक जाएगी, उसको मनी बिल एज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जो कि लोकसभा में जो स्पीकर होता है दे बेसिकली बिलोंग टू रूलिंग पार्टी, तो वो इस जो एक्ट जो गवर्नमेंट ला रही है उसको बेसिकली मनी बिल डिक्लेयर करके वो सभी एक्ट को पास करने की जरूरत पास करती है। तो अपोजिशन इसका बहुत बार अपोजिशन अपोज भी करती है कि दे द गवर्नमेंट ट्राई टू यूज मिस यूज ऑफ मनी बिल, ठीक है। जैसे आधार एक्ट हो गया, तो आधार एक्ट भी गवर्नमेंट ने जो बीजेपी रूल अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको उन्होंने ये आधार एक्ट पास किया था। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, फिर ठीक है अमेंडमेंट टू आरबीआई एक्ट हो गया, फाइनेंस बिल हो गया। सो अमेंडमेंट टू आरबीआई एक्ट, ठीक है, दे पास एज द फाइनेंस बिल। सो इससे भी ये जो फाइनेंस बिल के अंदर आता है उसको मिसयूज करता है, ठीक है। अगर बिल देखोगे तो मनी बिल होती है, फाइनेंशियल बिल, ये जो डिफरेंसेस है। मनी बिल तुम्हारा आर्टिकल 110 के अंदर आती है, फाइनेंशियल बिल 117 के अंडर आती है। फिर तुम्हारा अगर तुम देखोगे तो मनी बिल स्पीकर डिसाइड करती है, और फाइनेंशियल बिल में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन का जरूरत स्पीकर के द्वारा है नहीं, ठीक है। ये मनी बिल तुम्हारा कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, और जो फाइनेंशियल बिल
ये भी बेसिकली लोकसभा में ओनली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट्स का रिकमेंडेशन जरूरी होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स का रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता है फिर, ठीक है। तो ये सब प्रोविजंस आप देख लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। सो थैंक यू।